नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। तय है चर्चा आज किस पर करेंगे। जब चुनाव आयोग ने विधिवत देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से शुमार और राजनीतिक रूप से सर्वाधिक जागरूक समझे जाने वाले राज्य के संदर्भ में आम चुनाव का ऐलान जो कर दिया है, अर्थात विधानसभा चुनाव का लंबे समय से प्रतीक्षा थी, खासा विवादास्पद चुनाव है बिहार का। आज मुख्य चुनाव आयुक्त शाम 4 बजे पत्रकारों से रूबरू हुए। कई प्रकार के नवाचार के संदर्भ में उन्होंने दावा किया, पर लोगों की दिलचस्पी तो कुल मिलाकर इसमें ही थी कि आप ये बताओ कि चुनाव कितने चरणों में करा रहे हो और कब तक करा रहे हो। बिहार में किसी समय 5-5 चरण में भी चुनाव हुए। 2015 का चुनाव 5 चरणों में था। 243 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर राज्य में चुनाव 5 चरणों में हुआ था 2015। 2020 में ये चुनाव 3 चरण में हुआ था। अमूमन विपक्ष का मानना है कि जब ज्यादा चरणों में ये चुनाव होता है तो वो वस्तुतः सत्तारूढ़ दल या विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए होता है। पर चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव कार्यक्रम काफी कसा हुआ जारी किया। बिहार की 243 सीटों के संदर्भ में चुनाव कुल जमा 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को मतदान के रूप में है और दूसरा चरण 11 नवंबर को मतदान के रूप में है। 14 नवंबर को मतगणना की तारीख घोषित कर दी गई, जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। 14 तारीख को स्पष्ट होगा कि बिहार की जनता एक बार फिर किस ओर जा रही है। क्या नीतीश कुमार पर जनता भरोसा जताने जा रही है या लंबे समय से बदलाव की बाढ़ जो रहे तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलने का दृश्य हमें देखने को मिलने जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव, तारीख जारी, अब जनता की बारी। इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। ये तीनों खास मेहमान हमारे 3 राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं, जो इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। डॉक्टर बादशाह आलम जी हमारे साथ में विचारक है, खुले तौर पर अपनी बात रखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल को लेकर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं, उसका प्रतिकार किस तरीके से राजद इस बार करेगा, ये जानने में हमारी आलम साहब से दिलचस्पी है। और हमारे साथ में राहुल आनंद जी हैं, जो सत्तारूढ़ दल का मुख्य गठबंधन का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन बिहार में फिर भी नीतीश कुमार को नेता मानकर चुनाव लड़ने और जीतने के बावजूद भी उन्हें बनाए रखने के लिए मजबूर रहता है। क्या वो मजबूरी इस बार भी बनी रहेगी, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सीधे तौर पर राहुल आनंद जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त सा हिस्सा देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा दिए गए कार्यक्रम का। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। तो राहुल जी, दिवाली और छठ के दौरान चलने वाले चुनाव कार्यक्रम के साथ में ये चुनाव होने जा रहा है। मतदाताओं के स्तर पर बड़ी संख्या में कटौती हुई है। पहली बार हम दृश्य देखेंगे देश में जब चुनाव हो और पहले के मुकाबले कम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कितनी अनुकूलता हो गई आपके लिए ये चुनाव एसआईआर के बाद और इस कार्यक्रम के साथ, थोड़ा रोशनी देंगे? आपको बता दूं कि ये जो बिहार की जो लड़ाई है वो विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज की लड़ाई है, संतुष्टिकरण बनाम तुष्टिकरण की लड़ाई है, विकासवाद बनाम परिवारवाद की लड़ाई है, प्रदेश की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों का बचाव है, सनातन का उत्थान बनाम सनातन का अपमान है, जन विश्वास बनाम जन आक्रोश की ये लड़ाई है। और ये इसलिए इतनी सार्थक है क्योंकि हमें पता है कि हमें किन अदृश्य शक्तियों से लड़ना है। हमें इस बात की हमें ये इस बात का एहसास है कि हमें किन अदृश्य शक्तियों से लड़ना है, हमें जनता के बीच में कहाँ जाना है और जनता के लिए हमें वो महत्वपूर्ण कार्ड जिसका हमने वादा किया था, जो एक रिपोर्ट कार्ड की आप चर्चा कर सकते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से
बुद्धिजीवी जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि उनने तय करना है कि उनको कामदार सरकार चाहिए या नामदार वाले लोग चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कामदार चाहिए या नामदार चाहिए। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कोई नाम नहीं कमा पाए नीतीश कुमार, जो आपको नामदार के संदर्भ में उन पर भरोसा नहीं आ रहा। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार की यह हैसियत नहीं बनी क्या आप उन्हें एक नामदार व्यक्ति के तौर पर देख पाए? इतना गया गुजरा कार्यकाल है क्या नीतीश कुमार का? कोई नाम नहीं कमाया नीतीश कुमार ने। हम तो सोचते थे देश में कमाया, आप तो राज्य की राजनीति में भी उन्हें नामदार मानने से इंकार कर रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी राहुल जी? हिमांशु जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो अपने नाम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, वो अपने कामों के बारे में चर्चा करते हैं और कामों के तहत ही वो जाने जाते हैं। अगर नीतीश जी की अगर लकीर की बात करें, यूएसपी की बात करें, तो नीतीश जी ने ही बिहार को बेपटरी से, डिरेल जो बिहार हुआ था उसको पटरी पर लाने का काम एनडीए के साथ उनके नेतृत्व में ही किया गया था। और आज जो बिहार के अंदर जो जगमगाती रोशनी की हम बात करते हैं, जो चमचमाती सड़कों की बात करते हैं, जो सुनहरा मरीन ड्राइव की हम बात करते हैं, या फिर आज जो मेट्रो की जो सौगात मिली है बिहार के अंदर उसकी चर्चा करते हैं, या फिर फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, या फिर भागलपुर में वो 1 रुपए में जो औद्योगिक इकाई स्थापित करने की बात करते हैं, या फिर मेगा फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं, या फिर मोतिहारी के अंदर मदर डेयरी की बात करते हैं, या फिर हाजीपुर के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी चर्चा करते हैं, जिसके अंदर ब्रिटेनिया, पेप्सिको, गोदरेज एग्रोवेटेक करके, या फिर आप जो पटना की जब एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो आपको वो बेकार बेसहारा एयरपोर्ट नजर नहीं आता होगा, वो चमचमाती जगमगाती वो एक आधुनिकीकरण तरह का एयरपोर्ट नजर आता है। साथ ही साथ आपको बात करें कि आज बिहार के अंदर कभी एक एयरपोर्ट हुआ करता था, आज 4 एयरपोर्ट है, 5वीं की आधारशिला रखी जा चुकी है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो बताने को और करने को है। राजगीर की बिहार की संस्कृति की अगर हम बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो उसका पुनर्स्थापित किया गया है। ऐसे तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो नीतीश जी की बहुत बड़ी यूएसपी है, लेकिन हमें संस्कार के साथ इस चीज को सिखाया जाता है कि आप अपने नाम का डंका नहीं बजाइए, आप अपने काम से अपने नाम का डंका बजवाइए। जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर यही होना चाहिए। नहीं, ये उत्तर कैसे हो जाएगा राहुल जी? मैं आऊंगा सुरेंद्र राजपूत जी के पास, लेकिन आपसे समझना चाहता हूँ, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना ही काम किया था तो पिछले विधानसभा चुनाव में उनका काम क्यों आपने लगवा दिया था? बताइए, आपसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग, पर नतीजा क्या आया? भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीती, नीतीश कुमार 43 सीट जीते। इसीलिए आपको उनके नाम से परहेज हो गया। आपको लगता है कि इस आदमी के काम पर बात कर लो, पर नाम ठीक नहीं है, अपनी पार्टी को नहीं जिता पाता कि आप पे भी भारी ना पड़ जाए। नीतीश कुमार कितने भारी पड़ रहे हैं आपको? जाहिर तौर पे मैं आपको बात बता दूं तो नीतीश कुमार जी का कद पहले भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है। और आज भी मैं आपको बता दूं, जो 2020 की जो आप चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में आप एक चीज भूल रहे हैं कि अगर उनको सीटें 43 भी आई थी तो हमने गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा था, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे। और यहाँ कोई बड़ा भाई छोटा भाई का कर्तव्य नहीं था, यहाँ बात था गठबंधन को। वो आप अपना बड़प्पन जाने दो राहुल जी, पर ये तो बताओ ना, नीतीश कुमार अगर इतने ही लोकप्रिय थे, उन्होंने काम इतना बेहतर किया था, सब कुछ ठीक था, तो आप 73 पर, 74 पर और नीतीश कुमार 43 पर, कारण बताओ ना। आपने अपना बड़प्पन तो बता दे, देखो हम कितने उदार थे। भले ही नीतीश जी की सीटें कम आई, पर फिर भी मुख्यमंत्री हमने उन्हें बनाया। पर नीतीश जी की सीटें कम क्यों आई? नीतीश जी की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? और इस बार उनका क्या काम लगाने वाले हो? फिर हम सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। जी हिमांशु जी, बस मैं फिनिश कर देता हूँ, फिर आप जाइएगा उनके पास। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक आप फर्स्ट करिए, फर्स्ट करने वाला व्यक्ति अगर 1 नंबर से कर जाए या 5 नंबर से कर जाए, करता तो फर्स्ट है, कहलाता तो फर्स्ट ही है। तो नीतीश जी की जो ये यूएसपी रही है वो निश्चित तौर पे वही है जो हम साथ में एक हमारा एक पंच लाइन जो है, चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ लेकर, हम उसी पे आज भी क्रियावन है। और जो आप बड़े चेहरों की बात करते हैं तो हर कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप देखें तो हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री का दावेदारी रखता है। हमने इस चीज को प्रूफ किया है, पहले भी महाराष्ट्र के संदर्भ में देख लीजिए, दिल्ली के संदर्भ में देख लीजिए, या फिर हरियाणा के संदर्भ में देख लीजिए। ऐसे तमाम चीजें हैं जिसका उदाहरण पेश किया गया है। उदाहरण पेश किया जाता है। मैं सुरेंद्र जी आपके पास आता हूँ, नीतीश कुमार जी को कौन निपटाएगा? आपका महागठबंधन या इस बार भाजपा निपटा लेगी? सुरेंद्र जी। हिमांशु भाई बड़े अच्छे इंसान है, जो भी बोल रहे थे, कभी मेरा परिचय नहीं हुआ, उनको नमस्कार। इन्होंने बड़ी बढ़िया बात अभी कह दी कि चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, लेकिन इन्होंने अगली लाइन नहीं बताई, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। देखिए मसला क्या है कि तुम्हें चलना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर।
अरे जिसका डीएनए आप लोग खराब बताए थे उनके साथ चल रहे हो, शर्म नहीं आती है? खैर, ये आपका आपस का मामला है, आप लोग वादा फरामोश लोग हो। हम तो 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कहते हैं हिमांशु भाई। नंबर 1, आप भी मानेंगे, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, कहा गया महिलाओं के प्रति बड़ा अगाध स्नेह है और महिलाएं इनकी बहुत वो हुई हैं और महिलाओं के लिए इन्होंने शराबबंदी की है। आप बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, और राहुल जी से भी पूछ लो, भाजपा वालों से, कि नीतीश कुमार की शराबबंदी का महिलाओं को फायदा हुआ या नीतीश कुमार की शराबबंदी का माफियाओं को फायदा हुआ? 50,000 करोड़ का, 1-2 करोड़ का नहीं, 50,000 करोड़ का। यह बिहार का सरकारी आंकड़ा कहता है कि 50,000 करोड़ का 2 नंबर का है। 100 रुपए शराब 300 रुपए में, 300 रुपए में है। और महिलाओं के साथ तो 14 लाख से ज्यादा मुकदमे उनके आदमियों के ऊपर लग चुके हैं और वो बेचारी महिलाएं जो है खुद खाना कमा पा रही, ना उनके आदमी जो है वो कचहरी के चक्कर काट रहे, कुछ जेल में है। तो नीतीश कुमार जी मूल रूप से शराब माफियाओं के मुख्यमंत्री हुए, ये महिलाओं के मुख्यमंत्री तो है नहीं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला, सरकारी धन की इतनी बड़ी लूट, जो 50,000 करोड़ सरकार के खाते में आता, वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो माफिया हैं उनके खाते में जा रहा है। एक बात, और इस बात से अगर कोई भी इनकार कर दे तो आप बता दीजिए मुझे, तो भ्रष्टाचार की अतिरेक है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी के पास में और भाजपा के पास में सम्राट चौधरी जैसे सम्राट आदमी हैं, जिनकी हाई स्कूल की डिग्री नहीं पता है। खैर, वो अपना वो जाने कौन सा कामराज का पीसी वो है। लेकिन नीतीश कुमार की और भाजपा के राज में अकेले ऐसे ये लोग हैं जो 9 करोड़, जिनके राज में 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहे पी जाते, 1100 करोड़ रुपए का बांध चूहे खा जाते, कुतर जाते हैं, 7,581 करोड़ रुपए के पुल और पुलिया चूहे कुतर जाते, चूहे। तो इनके आप भ्रष्टाचारियों की, नीतीश कुमार माफिया भी हैं, माफियाओं के संगी भी हैं, और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों की एक चूहों की फौज है इनके पास। उसके बाद 17 दिन में 12 पुल जिसके राज में गिरते हों, और अभी प्रधानमंत्री जी परसों कुछ कर रहे थे वहां पर, कोई उद्घाटन, उसी दिन पटना में एक पुल और गिर गया था, 1 हफ्ता पुराना बना हुआ। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारियों की सरकार, माफियाओं की सरकार, नीतीश कुमार महिलाओं के नाम पर माफियाओं को संरक्षण देने वाले। तो ये सब लोगों को इस बार अब बदलने का मौका आ गया है, थक गए हैं। नीतीश कुमार अचेत मुख्यमंत्री हैं, अब बिहार को सचेत मुख्यमंत्री चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी का, चाचा नेहरू का उस दिन जन्मदिन है, और उस दिन बिहार को एक सचेत मुख्यमंत्री मिलेगा, युवा मुख्यमंत्री मिलेगा, बाकायदा जो भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम लगाएगा, नौकरी। सोरेन जी, एक बात जाननी है आपसे, आप अपनी जीत का मंसूबा इसलिए बांध बैठे हैं कि अब नीतीश कुमार थक गए हैं, सचेत नहीं है, अचेत हो गए। अगर नीतीश कुमार सचेत रहते तो आपके जीतने की संभावना नहीं थी। आप इतना भविष्य अपना उज्जवल इसलिए देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अचेत स्थिति में है, ऐसे ही है। हिमांशु भाई, जब जो चीज होती है ना उसी पर बात की जाती है। जब बुआ के मूंछ होंगी तब तो उसको चाचा कहिएगा ना। अब आज की डेट में अचेत हैं, अगर वो सचेत होते, ऐसा होता आज की डेट में नेहरू जी जिंदा होते या आज की डेट में विद्याचरण जी जिंदा होते, तो इसका कोई मतलब थोड़े है तो वो अचेत ना। सम्राट चौधरी आज की डेट में आरोपों में घिरे हैं ना, अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों में घिरे हैं ना। आप बताइए हमको, सच बात यह है कि जो चीज प्रेजेंट में है वो क्या होता क्या नहीं होता, तो जब बुआ के मूंछ होती तब उसको हम चाचा कहते, तब हम उसको चाचा कहते। सुरेंद्र राजपूत जी बड़ी उम्मीद के साथ में है, पर सुरेंद्र राजपूत जी के साथ में जो सहयोगी दल है वो उसकी तो अलग परेशानी है। कांग्रेस लाख कोशिशों के बावजूद भी तेजस्वी यादव को चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है, और चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया। क्या कहते हैं बादशाह आलम जी, ये तो लड़ाई नीतीश भाजपा से लड़ो कि कांग्रेस और बाकी सहयोगियों से लड़ो, अभी क्या स्थिति है बादशाह आलम जी इस चुनाव को लेकर? यूटर्न देखिए, स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है, महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। जैसे हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा कि इस वक्त बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है और एक युवा चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है। नहीं, ये कब बोला सुरेंद्र जी ने? सुरेंद्र जी ने केवल इतना कहा बदलाव चाहती है, ये युवा चीफ मिनिस्टर कहां से खोज लाए आप? सुरेंद्र जी मेरे साथ में, सुरेंद्र जी आपने ऐसा कुछ बोला क्या? राहुल गांधी को क्या यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा कि 14 तारीख को चाचा नेहरू का जन्मदिन है और चाचा नेहरू के जन्मदिन में बिहार को एक युवा चीफ मिनिस्टर मिलेगा, नौजवान चीफ मिनिस्टर मिलेगा।
जो नौकरियां भी देगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति भी करेगा। सुरेंद्र जी थोड़ा और स्पष्ट करो ना, युवा मिलेगा और नया चीफ मिनिस्टर मिलेगा, वो नाम तेजस्वी यादव होगा या कोई और होगा? थोड़ा स्पष्ट रहे ना। जब आप आ ही गए हैं कि नहीं हमने स्पष्ट कर दिया है तो पता चल जाए आपसे। जी बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नाम की घोषणा हमारा गठबंधन करेगा। मैं एक बड़ा अदना सा कार्य करता हूं। देखो बादशाह आलम जी, सुरेंद्र जी जैसा कुशाग्र विद्वान प्रवक्ता भी ये ना कह पाया, ये कह के बच लिया मैं एक अदना सा कार्य करता हूं। पूरे देश में आवाज रखते हैं कांग्रेस की सुरेंद्र राजपूत, हर बड़े चैनल पर दिखते हैं सुरेंद्र राजपूत, पर नहीं कह पाए देखो आपके नेता के लिए कि हाँ वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहते हो आप इस द्वंद को लेके? आप सुरेंद्र जी की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सुरेंद्र जी ने बिल्कुल क्लियर कर कह दिया कि तेजस्वी जी ही वहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सबसे बड़ी पार्टी है, महागठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी भी। ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये समझ की फेर है। बल्कि ये सवाल आप हमारे जो है राहुल भाई से पूछते कि इन्होंने तो नकारी दिया, जिनके कंधे पर चल रहे थे ये, उनको तो ये ढकेल दिया बिल्कुल ही बाहर। अब ये अभी वहां गए हुए हैं हमारे प्रधान जी, वहां उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कि 125 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो है हमारे सुशासन बाबू का ये क्या करेंगे। ये तो इन्हीं लोगों ने निपटा दिया उनको। हमको तो भारतीय जनता पार्टी से निपटना है और चुनाव आयोग से निपटना है, महागठबंधन को। और वहां यही आपसे समझना है कि आप लड़ाई लड़ रहे थे, वो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे, वोटर अधिकार यात्रा, पर इसके बावजूद भी फाइनल आंकड़ा निकल कर ये आया कि कुल 70 लाख नाम काट दिए गए और उसके बाद में आपत्तियों के बाद 21 लाख नाम जोड़ दिए गए। आखिरी आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो ये है कि 47 लाख वोटर घट गए। 47 लाख वोटर घट जाने के बाद आपको अपने लिए कोई संभावना दिख रही है या कुल मिलाकर भाजपा और जेडीयू ने मिलकर आपका सफाया चुनाव से पहले ही कर दिया है? नहीं, इन्होंने तो सफाया करने का पूरा प्लान बना लिया है, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि इन्हीं का सफाया करना है। और जहां तक कि वोट काटने की जो बात यह है, तो आजादी के बाद ये भारत देश में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि जिसमें वोटर की तादाद घटी है। ये एक तो ऐसी विडंबना है कि क्या वहां वोटर की तादाद बढ़ने के बजाय इन्होंने घटा दिया। और उसमें भी घटाया कितना, 3.66, जिसमें नाम काटने के एप्लीकेशन इनके पास 2,70,000 आए थे और ये 3,60,000 नाम घटा दिया। 150 लोगों को मृतक घोषित कर दिया है। अब जो जुड़ने के एप्लीकेशन आए थे वो मेरे ख्याल से 16.5 लाख के आसपास थे और इन्होंने उसमें 21 लाख जोड़ दिया। ये 4,60,000 एप्लीकेंट कहां से आ गए, कौन लोग हैं ये? तो ये सब इनकी गलबाइयां तो चल रही है चुनाव आयोग के साथ। अब ये उसमें, लेकिन बिहार की जनता बहुत ही तत्पर है। महागठबंधन जो है एकजुट है और इस पर निगाह बनाए हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, इसको देखते हुए। नहीं बादशाह आलम जी, देखो एक बात स्पष्ट तौर पर बताओ, आपके जीत की कोई संभावना है कि नहीं? या फिर पता चला कि जब परिणाम आया और कहीं अनुकूल नहीं आया तो आप तब चिल्लाने लगो वो वोट कट गए थे इसलिए हार गए? आपसे जानना यह है कि हार आपकी पक्की है या इसके बावजूद भी आपकी जीत पक्की है? ये स्पष्ट बताओ, बाद में मत बहाना कहना कि हम इसलिए निपट गए। अगर देखिए, अगर वोट चोरों से तो सावधान रहना है ना हमको। हमने अगर चोरी बचा ली तो हमारी जीत पक्की है। ये तो पूरा बिहार की जनता माने बैठी हुई है, लेकिन चोरों से भी तो बच के रहना पड़ेगा ना। नहीं मतलब आप मान रहे हो ना इस मतदाता सूची के साथ भी आप चुनाव जीतोगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे जनता हमें जिताएगी, जनता हमें चुनाव जिताएगी, चाहे जितने अपने हरबे अपना लें, जितने गणेश कुमार अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव चाहती है, ये बादशाह आलम जी का कहना। तो मैं सुशील जी आपके पास वापस आता हूं। बदलाव जब चाहती है तो आप इतना डरे डरे से क्यों रहते हैं? जिस पार्टी की हैसियत आपके मुकाबले आधी सीटों के करीब पहुंच गई, अभी भी उस पार्टी के नेता को अपना नेता मानने के लिए आप क्यों मजबूर हैं? इतनी क्या लाचारी, ऐसी क्या बेबसी, ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि अभी भी आप हिम्मत नहीं कर पाए? सुरेंद्र जी भी जानना चाहते होंगे कि भाजपा
अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं घोषित कर पा रहे? क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी है राहुल जी? हिमांशु जी, जी बिहार में एनडीए को फिर से मिलेगा जन जन का विश्वास और आशीर्वाद, ना रुकेगी अब विकास की रफ्तार, प्रचंड बहुमत से आएगी फिर से बिहार में एनडीए की सरकार। देखिए, जो लोग इस बातों को कह रहे हैं, अभी बादशाह आलम जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मैं उनकी बातों को बड़ी ध्यान से और गंभीरता से सुन रहा था, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी होटल ताज में जब इलेक्शन कमीशन जब आए थे तो उस जो लोग वोट चोर की बातें कर रहे थे, उनको बीजेपी के दलाल कह रहे थे, बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने तो सरेआम उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन आए तो जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग हैं वो उनका चंदन और वंदन करने के लिए चले गए और किसी ने उनका प्रतिकार नहीं किया, किसी ने एफआईआर के ऊपर प्रश्न नहीं उठाए। यानी कि जो ये यात्रा हुई, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया गया था, ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है राजनीतिक पार्टियों का, ये कर सकते हैं। यहाँ पे मुद्दे की बात अगर करें तो आपको जानकर बड़ा हैरानी और परेशानी होगी, ये जो बातों को गिनाते हैं आज वो भूल रहे हैं कि इनके बातों में वो तथ्य सामने नहीं निकल कर आते हैं जिसकी आवश्यकता आरजेडी को हो या फिर कि अन्य राजनीतिक दल को होनी चाहिए। अरे इनके सवालों को छोड़ो ना राहुल जी, मैंने तो आपसे सीधा सवाल किया। नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व, अमित शाह जैसा संगठक, जेपी नड्डा जी जैसा संयमी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पिछले चुनाव में जिस पार्टी को आपने आधी सीटों पर लाकर रख दिया, अभी भी उस पार्टी के नेता को अपना नेता बनाए रखने की क्या मजबूरी आन पड़ी है? इस पर राहुल जी कुछ बताओ ना, क्यों आपकी पार्टी बिहार के संदर्भ में इतनी लचर और डरी हुई दिखाई दे रही है? क्यों अपनी से आधी सीट वाले को नेता मानने के लिए आप मजबूर हो? इस पर समझाओ ना। हिमांशु जी, एक चीज आपसे मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो आप इस बातों को कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आपने उनको 40 सीटों पे समेट दिया, वो हमारा काम नहीं था। वो लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक पार्टियां होती है जो अपने किसी के सामने समकक्ष जाकर खड़ी हो सकती है। मतलब जनता ने उन्हें सबक सिखाया, आपने नहीं समेटा, जनता ने उनको इस हैसियत में लाकर रख दिया, ये आपका कहना है? नहीं, वो भी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग 2020 का कयास लगाते रहते हैं मीडिया के अंदर, लेकिन आप एक सच्ची निष्ठा की अगर बात करें तो हमने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। एक परिवार के अंदर थोड़ी सी असहमति हो सकती है, लेकिन जो मुखिया होता है उसके नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम बड़ी पार्टी होने के बाद भी हमने नीतीश जी का गठबंधन धर्म निभाया और हमारे पार्टी में कोई भी छोटा भाई और बड़ा भाई नहीं है, सब बराबर है। अभी तक जो बातें राहुल जी ये बताओ, चलो इसे जाने दो, जो आपने खेल एकनाथ शिंदे जी के लिए महाराष्ट्र में किया, इस बार वो खेल कहीं नीतीश कुमार जी के साथ तो ना कर दोगे? बस इतना और बताओ, किया ना खेल, इनकार तो नहीं है? चीज बताना चाहूंगा बड़े विश्वास के साथ, देश की जनता बातों को सुन रही है और समझ भी रही है। आप एक गठबंधन धर्म की अगर बात करते हैं, आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनको जब शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया तो वो डिप्टी सीएम बन गए। यानी कि बड़ा से छोटा पद पे आ गए, लेकिन वो लज्जा फील नहीं कर रहे थे, वो संगठन के आदेश का पालन कर रहे थे। तो अगर 2025 की अगर बात करें, जो आप संदर्भ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भाली भांति समझ रहा हूँ आपकी चीजों को, लेकिन एक कहावत है ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा लेकिन हम जाल में नहीं फंसेंगे वाली बात है। तो वो बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूँ, मैं आपकी होशियारी को बहुत अच्छे तरह से समझ भी रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। वो यही स्टैंड है कि हम नीतीश जी के साथ खड़े हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बात को स्पष्ट कर दिया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या कह दो सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल जी समझा रहे हैं, नहीं हम नीतीश जी के साथ खड़े हैं, पर आपका अपना आकलन क्या है नीतीश कुमार जी के संदर्भ में? एकनाथ जी हो जाएंगे या आपने व्यवस्था कर ली है कि चाहे कुछ कर लें, कोई कुछ नहीं हो पाएगा, जो भी होगा वो आपके द्वारा ही होगा? देखिए, एक चीज तो तय है, एक इन्होंने बात कही नामदार की, आप ही के सामने कभी नामदार कामदार। सच बात यह है, इन्होंने नामदार वर्सेस बदनामदार की सरकार है ये। आज की डेट में नीतीश कुमार जी की सरकार नामदार कामदार वाली नहीं है राहुल जी, बदनामदार सरकार है। क्यों?
50,000 करोड़ को माफिया को आपने दिया, कितना पैसा लिया आपके सम्राट चौधरी जी ने या अशोक चौधरी जी ने या क्या नाम नीतीश कुमार जी ने, जरा बताएंगे। पूरी सरकार को बेच डाला, बिहार की शराब बंदी के नाम पर शराब माफियाओं को दे दिया। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे तो आप बना ही दिए हैं नीतीश कुमार जी को। कल परसों आप जो है मोदी जी के सामने ऐसे बैठाए थे, ऐसे आधा घंटा ऐसे ऐसे कर रहे थे। नहीं कर रहे हो तो बताओ आप हमको। सम्राट चौधरी ऐसे तन के बैठे, वो नीतीश जी ऐसे ऐसे कर रहे थे आपके सामने। अब आप इससे ज्यादा और क्या उनको बदनामदार करोगे भाई? क्या उनको एकनाथ शिंदे बनाओगे? पूरी बिहार की जनता जान रही। और दूसरा, एकनाथ शिंदे तो बनेंगे तब वो जब सत्ता की बात होगी। सत्ता हमारे महागठबंधन के पास जनता ने मन बना लिया है। नल ने, नील ने, कोल ने, भील ने, पिछड़े ने, दलित ने, आदिवासी ने, महिला ने, नौजवान ने, किसान ने, सब लोगों ने मन बना लिया कि वोट चोरों को गद्दी छुड़वा देंगे। एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने नौकरियां नहीं दी, भ्रष्टाचार किया, उनको बिहार के बाहर बंगाल की खाड़ी में भेजेंगे और यहां पर महागठबंधन की सरकार आएगी और नया सवेरा आएगा। अच्छा सोरेन जी, एक सवाल और करता हूं, फिर आखिरी बातचीत के लिए बादशाह आलम जी के पास जाऊंगा। ये जो इतने आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह बोल रहे हो, किस आधार पर बोल रहे हो? अभी साल भर पहले लोकसभा चुनाव हुआ, पानी ना मांगे आप लोग। मतलब बिहार ने क्या आंकड़ा निकल कर आया सोरेन राजपूत जी? आप जैसा व्यवहारिक प्रवक्ता इतने अति आत्मविश्वास का शिकार कैसे है? थोड़ा हमें समझाओ तो सही ना। इतनी बदनाम सरकार, इतना बदनाम नेता होते हुए भी लोकसभा चुनाव का परिणाम देखो। मतलब आनंद जी अगर मुग्ध हैं राहुल जी, तो भाई लोकसभा का परिणाम उनके साथ खड़ा है सुरेन जी। जी बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है हिमांशु भाई, ऐसा थोड़ी कि आपकी बात गलत है, लेकिन आप एक सच्चाई से आंख बंद किए हुए हो। बताओ ना। ये खुद ही कह रहे हैं चुनाव आयोग वाले कि बिहार में वोट चोरी हुआ था। 47-43 लाख जो वोट इन्होंने हटाए हैं, इसका मतलब उन्होंने मोदी जी को दिया था। वोट चोरों ने सरकार बनवाई, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में वोट चोरों ने किया था। अगर वोट चोरी नहीं होता तो बिहार में 40 में से 39 सीट हम लोग जीतते। जो वोट चोरी की थी वो पकड़ ली ना अब हमने, अब नहीं वोट चोरी होने देंगे। अब वोट चोरी नहीं हो गई तो बादशाह आलम जी अब आखिरी टिप्पणी इस पर है। वोट जो घटे वो भाजपा के वोट घटे, ऐसा सुरेन राजपूत जी ने बताया, हमने नहीं भाई। वो वोट घट गए हैं तो अब तो बादशाह आलम जी आपकी एक तरफा जीत पर कोई संदेह नहीं। इत्तेफाक रखते हो ना अपने गठबंधन दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात से। अब एकदम साफ सुथरी सूची है ना मतदाता की? नहीं, देखिए सूची तो अभी साफ सुथरी इनके हिसाब से है, हम लोगों के हिसाब से साफ सुथरी नहीं है। लेकिन जो मतदाता इस वक्त बचे हुए हैं वो सब महागठबंधन के साथ हैं। लोग भी देख रहे हैं इसको और जनता भी सड़कों के ऊपर आके दिखा दिया। तो महागठबंधन जो है, इस बार चोरों का चिन्हित कर लिया गया हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ चोरी करते हैं और कौन कौन चोर हैं, कैसे चोरी करेंगे ये। तो उस पर हमारी बिल्कुल पैनी नजर है और महागठबंधन के लोग बिल्कुल चतुर बैठे हुए हैं। एक चोर की चोरी होने नहीं देंगे और बिल्कुल फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे बिहार के अंदर। एक एक मतदाता को बूथ के ऊपर ले जाएंगे और सारे के सारे हमारे मतदाता इंडिया गठबंधन। परिणाम जो भी आए, पर इस बार वोट चोरी का आरोप चुनाव के बाद नहीं लगने वाला है। जो कुछ भी SIR के तहत हुआ उसके तहत भाजपा समर्थित वोट काट दिए गए हैं। एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार हो गई, ऐसा सुरेन राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं। और एक भी वोट की चोरी नहीं होगी, ये बादशाह आलम जी बता रहे हैं। तो पूरे देश के लिए इससे अच्छा क्या है कि भाई बिहार में जहां पर साफ सुथरा चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ा कठिन बात समझी जाती रही है सेशन के दौर से, वहां पर विरोधी दल कह रहे हैं कि अब की बार चुनाव साफ सुथरा होगा। तो इस साफ सुथरे चुनाव का परिणाम क्या होगा, इसको आज कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी तो कार्यक्रम आया है, अभी सरकार की और राजनीतिक दलों की नीतियों के संदर्भ में स्पष्टता आनी है। तो हम बिहार के संदर्भ में आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला खासा दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प मुकाबले पर हम निगाह बनाए रखेंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं। तो तक के लिए